नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बैक हॉरर मेरे यानी केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, आज का ये इंसिडेंट मेरे साथ विवान सोलंकी ने शेयर किया है और ये इंसिडेंट हरियाणा से है। तो चलिए मैं आपको ये इंसिडेंट सुनाता हूँ, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर रियल सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स सुनने के लिए मिलते हैं और ये इंसिडेंट आप लोग ही मेरे साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप के जरिए डायरेक्टली अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं आपकी कहानी को इस चैनल पर सुनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के इस पैरानॉर्मल इंसिडेंट की तरफ। दोस्तों, आज का ये इंसिडेंट मेरे साथ विवान सोलंकी ने शेयर किया है और ये हरियाणा से है। ये इंसिडेंट इनकी दादी के साथ घटा था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब विवान की दादी की उम्र तकरीबन 16 साल थी। उस टाइम पर इनकी दादी की शादी नहीं हुई थी और ये अपने गांव के अंदर ही रहा करती थी। अब उस टाइम पर यानी कि आज से तकरीबन 60 से 70 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पर जो बच्चे होते थे और गांव के जो लोग होते थे उन्हें मेले वगैरह देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता था और ऐसा ही शौक़ था इनकी दादी को। इनकी दादी उस टाइम पर छोटी बच्ची ही थी और एक बार की बात है, वो अपने गांव से बाहर एक मेला लगा हुआ था। उस मेले को देखने के लिए अपने माता पिता और अपने दोस्तों के साथ गई हुई थी। उस टाइम पर उनका पूरा परिवार मेले में गया हुआ था। तो इनकी दादी मेले में जाती हैं, वहाँ पर काफ़ी एंजॉय करती हैं, सामान वगैरह खरीदती हैं। कुछ खाने का सामान था, कुछ मेकअप वगैरह का सामान था जो कि औरतें अक्सर ख़रीदा करती हैं। तो सब कुछ काफ़ी अच्छा चलता है और इनकी जो दादी माँ थी काफ़ी अच्छे से मेला देखती हैं। लेकिन होता क्या है कि इनकी दादी माँ अपनी एक सहेली के साथ, जो कि इनके गांव की एक लड़की थी, उसके साथ मेला देखते देखते मेले से थोड़ा बाहर चली जाती हैं। दरअसल जहाँ पर मेला लगा करता था वहाँ पर एक बावड़ी थी और वो बावड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी जिसमें पानी भरा हुआ था। तो इनकी जो दादी माँ थी उनका मन करता है कि क्यों ना उस बावड़ी को भी देख लिया जाए और वो अपनी एक सहेली के साथ उस बावड़ी की तरफ चली जाती हैं। वैसे जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर बावड़ी होती क्या है तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी इन जगहों पर पानी की बहुत कमी होती थी। तो यहाँ पे जो लोग होते थे पुराने ज़माने के, वो खुदाई करवाते थे और इतनी खुदाई करवाते थे कि जैसे कुआं होता है तो उसके लेवल तक खुदाई की जाती थी और उस जगह को पत्थरों से पूरी तरह से समतल कर दिया जाता था और एक महल टाइप का बना दिया जाता था जिसमें पानी भरा रहता था। उसमें बारिश का भी पानी आता था और ज़मीन का भी पानी होता था। तो इसको बावड़ी कहा करते थे। तो ऐसा ही होता है, इनकी जो दादी माँ थी उस बावड़ी को देखने के लिए जाती हैं। जब इनकी दादी अपनी उस सहेली के साथ उस बावड़ी में पहुँचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि बावड़ी के अंदर पानी होता है और उस टाइम पे तो काफ़ी पानी हुआ करता था। आज से तकरीबन 60 से 70 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे कोई था नहीं। तो इनकी जो दादी माँ थी वो ये देखकर हैरान हो जाती हैं कि दोपहर का समय हो रहा है और आसपास का कोई भी इस बावड़ी में है ही नहीं। मतलब वो जो टाइम हो रहा था यानी कि दोपहर का टाइम था और दोपहर के टाइम में जनरली जो आसपास के गांव के लोग होते हैं वो बावड़ियों में नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ऐसे कामों के लिए आते ज़रूर हैं। लेकिन उस टाइम पर वो बावड़ी पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई थी और वहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। बस ये जो विवान है, इनकी दादी और उनके साथ जो सहेली थी, ये दोनों ही उस बावड़ी के पास पहुंची थी और वहां से 500-600 मीटर की दूरी पर मेला लगा हुआ था। तो जब ये बावड़ी में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है और देखने में वो पानी काफ़ी ज़्यादा साफ लग रहा था। तो इनका मन करता है कि क्यों ना इस पानी में एक डुबकी लगा ली जाए। लेकिन जब विवान की दादी नहाने के लिए सोच ही रही थी तो उनकी जो सहेली थी वो उनको मना कर देती है कि दोपहर का टाइम हो रहा है और ऐसे टाइम पे यहाँ नहाना ठीक नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि बस पैर धोकर ही वापस चले आते हैं। तो विवान की जो दादी थी वो पैर धोने के लिए जो बावड़ी में सीढ़ियाँ होती हैं उनमें से एक सीढ़ी पे नीचे उतरती हैं जिसमें पानी भरा हुआ था।
तो जैसे ही दादी जी उस पानी में अपना एक पैर डालती हैं तो उनके पैर में अचानक से कोई चीज़ चुभती है, और जब वो चीज़ पैर में चुभती है तो वो अपना पैर पानी से बाहर निकाल लेती हैं और वो देखती हैं कि आखिर कौन सी चीज़ थी जो अभी पैर में चुभी थी। इसके बाद वो अपना हाथ उस पानी में डालती हैं और हाथ से देखने लगती हैं कि अभी अभी क्या चीज़ थी जो उनके पैरों में चुभी थी। तो जब वो अपना हाथ डालकर पानी में देखने लगती हैं तो उनके हाथ में एक अजीब सी चीज़ आती है, और जब वो उस चीज़ को बाहर निकाल कर देखती हैं तो पता लगता है कि एक अंगूठी है, और कोई मामूली अंगूठी नहीं बल्कि एक सोने की अंगूठी है। लेकिन वो जो अंगूठी थी वो अंगूठी थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि उसकी डिजाइन कुछ इस तरह की थी कि उसमें कांटे कांटे से बनाए हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकीले थे, और वही थे जो कि इनकी दादी के पैर में चुभे थे। जब इनको पता लगता है कि ये अंगूठी इनके हाथ में आई है तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि सोने की अंगूठी इनको मिली थी। इसके बाद ये अपनी सहेली को उस अंगूठी को दिखाती हैं और फिर अपनी सहेली से बोलती हैं कि चल मेले की तरफ चलते हैं, और घर वालों को बताते हैं कि मुझे अंगूठी मिली है, और वो भी सोने की अंगूठी। तो इनकी जो सहेली थी जो कि इनके साथ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इनसे बोलती है कि चल जल्दी चलते हैं। और इसके बाद ये दोनों ही काफ़ी तेज़ी से जाती हैं और मेले में पहुंच जाती हैं। जब मेले में ये अपने घर वालों से मिलती हैं तो जो दादी माँ थीं ये अपनी माँ को बताती हैं कि इन्हें ऐसे ऐसे बावड़ी में एक सोने की अंगूठी मिली है, और जब ये उस अंगूठी को अपनी माँ को दिखाती हैं तो इनकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो अंगूठी वो अपने पास रख लेती है। जो अंगूठी बेबान की दादी को मिली थी वो अंगूठी बेबान की दादी ने अपनी माँ को दे दी थी, और इनकी माँ उस अंगूठी को लेकर इनके साथ अपने घर पहुँच जाती हैं। और जब ये अंगूठी को लेकर घर पहुँचती हैं तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद से इस कहानी में ट्विस्ट आता है, और ये कहानी यहीं से डरावनी बन जाती है। क्योंकि इसके बाद होता ये है कि जब इनकी माँ अंगूठी को लेकर घर पहुँचती हैं तो ये सोनार को उस अंगूठी को दिखाती हैं, और सोनार बोलता है कि ये 24 कैरेट सोने की अंगूठी है और इससे शुद्ध सोना मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके बाद ये जो इनकी दादी माँ की माँ थी ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि इस अंगूठी में से 2 पार्ट करो और इस अंगूठी में से छोटी छोटी 2 अंगूठी बना दो। इसके बाद सोनार वैसा ही करता है और उस अंगूठी के 2 पार्ट करके उसमें से 2 अंगूठी बनाता है जो कि अलग डिजाइन की थी। तो उनमें से एक अंगूठी इनकी जो दादी थी यानी कि बेबान की दादी उन्होंने अपने पास रख ली, और जो दूसरी अंगूठी थी वो बेबान की दादी की जो माँ थी यानी कि बेबान की क्या लगी मुझे पता नहीं, तो उन्होंने अपने पास रख ली। लेकिन इसके बाद होता ये है कि बेबान की दादी ने जिस दिन वो अंगूठी पहनी थी उसी रात जब बेबान की दादी अपने कमरे में सो रही थी तो उसी समय पर बेबान की दादी को एक सपना आता है, और सपने में वो देखती हैं कि वो चारपाई पर सोई हुई हैं और उनकी चारपाई पर उनके सिरहाने पर एक औरत बैठी हुई है। वो औरत दिखने में काफ़ी जवान लग रही थी और उसने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। वो औरत दिखने में ऐसी लग रही थी कि जैसे इसको जलाया गया हो, मतलब वो जली जली सी दिख रही थी। उसकी जो बॉडी थी उस पर जलने के निशान थे, और वो औरत इनकी दादी से कह रही थी कि तूने मेरी चीज़ ली है और उस चीज़ को वापस कर। जब बेबान की दादी सपने में उस औरत को देखती हैं और उसकी बातों को सुनती हैं तो डरकर एकदम से उठ बैठती हैं, और जब उनकी नींद टूटती है तो उन्हें दिखाई देता है कि उनकी चारपाई पर सिरहाने पर यानी कि सर की तरफ वास्तव में कोई औरत बैठी हुई है, और ये औरत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी औरत उन्हें सपने में दिखाई दी थी, यानी कि इसने भी लाल रंग का एक जोड़ा पहना हुआ था और इसकी भी जो शरीर की त्वचा थी वो जली हुई थी। दिखने में ऐसा ही लग रहा था कि जैसे इस औरत को जला दिया गया हो, और वो औरत घूर घूर कर बेबान की दादी की तरफ ही देख रही थी। जब बेबान की दादी अपने पास उस औरत को वास्तव में देखती हैं जिस औरत को उन्होंने थोड़ी देर पहले ही सपनों में देखा था, तो बेबान की दादी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और डरकर एकदम से अपनी चारपाई से खड़ी होती हैं और खड़ी होकर आंगन की तरफ भागने लगती हैं। और जब वो आंगन में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनकी माँ भी जगी हुई है और उनके जो पिताजी हैं वो भी वहीं पर बैठे हुए हैं।
अब इनकी जो फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी, यानी कि 60 से 70 साल पहले की बात है। तो उस समय पर फैमिली ज़्यादातर जॉइंट ही हुआ करती थी। तो इनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के जो घर वाले थे वो भी आंगन में ही आ चुके थे और ज़्यादातर लोग उस टाइम पर आंगन में ही सोया करते थे। तो घर के ज़्यादातर लोग उस समय पर आंगन में ही मौजूद थे और बिबान की दादी की चीख सुनकर वो एकदम से जाग उठे थे। और फिर जब बिबान की दादी ने अपने घर वालों को जगा हुआ देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी और उन्होंने रोते रोते पूरी बात बता दी कि उन्होंने अपनी चारपाई के सिरहाने पर एक औरत को बैठे हुए देखा है और वो औरत थोड़ी ही देर पहले उनके सपनों में आई थी। ये बात सुनकर घर वाले थोड़ा सोचते हैं और फिर बिबान की दादी से कहते हैं कि तुम्हें शायद कोई डर लगा होगा या फिर ऐसा भ्रम हुआ होगा कि कोई औरत तुम्हारे चारपाई पर बैठी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी औरत नहीं है जो कि तुम्हारे कमरे में गई हो या फिर तुम्हारी चारपाई के ऊपर जाकर बैठी हो। तुम्हें कोई डरावना सपना आया है और इसी वजह से तुम डर गई हो। जाओ और जाकर अपने कमरे में आराम से सो जाओ। जब बिबान की दादी घर वालों की ये बात सुनती हैं तो वो अकेली कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो इसके बाद होता ये है कि इनकी जो चाची थी वो इनके साथ इनके कमरे में जाती हैं और फिर इनकी चारपाई पर जाकर इनके साथ ही सो जाती हैं। लेकिन जब चाची जी बिबान की दादी के साथ चारपाई पर सो रही थी तो उन्होंने भी कुछ ऐसा महसूस कर लिया जिससे उनको भी ये यकीन हो गया कि अभी अभी इस लड़की ने जो बोला है उसमें सच्चाई भी हो सकती है। दरअसल उन्होंने महसूस ये किया था कि जब वो चारपाई पर कमरे में आराम से सो रही थी तो कमरे के बाहर से उन्हें किसी औरत के रोने की थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कोई औरत है जो कि कभी कमरे के बाहर से रोती है और कभी उसके रोने की आवाज़ कमरे की छत के ऊपर से आती है और कभी कभी इनको ऐसा भी लगता कि वो औरत जैसे इनके कमरे के अंदर ही किसी कोने में बैठी है और कोने में बैठकर रो रही है। लेकिन जो चाची जी थी वो पूरी रात इन आवाज़ों को सुनती हैं, लेकिन जो बिबान की दादी थी इनको जगाती नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं इसे जगाकर इसे बताऊंगी कि मुझे ये आवाज़ें आ रही हैं तो हो सकता है कि जो बच्ची है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाए। ये पहले से ही डरी हुई है और वो इनको डराना नहीं चाहती थी। तो पूरी रात उन्होंने ये आवाज़ें सुनी और इसके बाद जब सवेरा हुआ तो उन्होंने ये बात अपने पूरे घर वालों को बता दी। जब घर वालों को ये बात बताई गई तो जो घर वाले थे वो बिबान की दादी के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि रात को तुमने देखा क्या था। तब बिबान की दादी बताती है कि एक औरत थी जो कि मेरे खाट के सिरहाने पर बैठी हुई थी और उसने लाल रंग की एक साड़ी पहनी हुई थी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था कि मानो शरीर बुरी तरह से जला हुआ हो और वो मुझसे एक अजीब सी आवाज़ में कह रही थी कि तेरे पास मेरी कोई चीज़ है और उस चीज़ को मुझे वापस लौटा दे। इसके बाद परिवार वाले बिबान की दादी की बात सुनते हैं लेकिन इनकी बातों पर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। लेकिन इस दिन के बाद से जो बिबान की दादी थीं उनकी हरकतें पूरी तरह से बदल चुकी थीं। ये अब अजीबोगरीब तरीके की कुछ हरकतें करने लगी थीं। एक दिन की बात है, ये अपनी दूसरी चाची के घर जाती हैं। शाम का समय था और वो जो दिन था वो शायद होली का दिन था। तो शाम को बिबान की दादी अपनी चाची के घर पहुंचती हैं और उस टाइम पर उनकी जो चाची का घर था उसमें खीर बन रही थी और खीर बनकर जो लोग थे घर वाले वो खीर खा ही रहे थे। तो जब लोग बिबान की दादी को वहाँ पर देखते हैं तो वो उनसे पूछते हैं खीर खाने के लिए और बिबान की दादी हाँ में सिर हिलाती है और उनसे खीर खाने के लिए बोल देती है। इसके बाद जो बिबान की दादी की जो चाची जी थीं वो इनके लिए खीर लेकर आती हैं और जैसे ही वो खीर इनके सामने रखती हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाती हैं क्योंकि जो बिबान की दादी थीं ये उस खीर की थाली को उठाती हैं और ऐसे पीने लगती हैं कि मानो इसमें गरम गरम खीर नहीं बल्कि पानी हो। वो पानी की तरह उस पूरी खीर को गटक जाती हैं। ये देखकर इनकी चाची और इनके चाचा और बाकी जो घर वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की इतनी जल्दी इतनी गर्म खीर को पी गई। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इससे भी ज़्यादा हैरान तो उनकी चाची तब हो जाती हैं जब बिबान की दादी बोलती है कि मुझे और खीर खानी है और मेरे लिए और भी खीर लेकर आ। तो जब चाची जी ये बात सुनती हैं तो वो वापस जाती हैं रसोई में और वहाँ से थाली भरकर खीर लेकर आती हैं
ये भी खीर काफ़ी ज़्यादा गर्म थी। और जैसे ही वो खीर बेबान की दादी के सामने रखती हैं तो बेबान की जो दादी थी वो खीर की थाली को उठाती है और थाली में रखी हुई उस गरम गरम खीर को ऐसे पीती है जैसे कि मानो वो ठंडा पानी पी रही हो। ये देखकर इनकी जो चाची जी थी वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और यहाँ तक उनको ये समझ में आ चुका था कि ये जो लड़की है जो कि खीर को पी रही है, ये खुद खीर को नहीं पी रही है बल्कि इसके माध्यम से कोई ऊपरी हवा है जो कि ये खाना खा रही है। क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरह से खाना नहीं खा सकता, खासकर इतना गर्म खाना हो और उसको इतनी जल्दी नहीं पिया जा सकता। तो इनकी चाची भागकर जाती हैं और बेबान की जो दादी थीं उनकी माँ के पास पहुँच जाती हैं और उनको पूरी बात बताती हैं कि आखिर अभी अभी क्या हुआ था। और जब बेबान की दादी की माँ अपनी बहन की बात सुनती हैं, यानी कि इनकी चाची की बात सुनती हैं, तो वो भी ये समझ जाती हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो किसी ऊपरी हवा की वजह से हो रहा है और ये जो लड़की है इसके ऊपर कोई ऊपरी हवा आ चुकी है। क्योंकि वो जो दादी थी बेबान की, वो कुछ ऐसी ही हरकतें पिछले कुछ दिनों से करती आ रही थी जब से उन्होंने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी थी। तो होता क्या है कि जो बेबान की दादी हैं उनकी माँ अपने पति के पास जाती हैं, यानी कि बेबान की दादी के पिताजी के पास, और उनको बोलती हैं कि आप जल्दी जाइए और गांव के पंडित जी को बुला कर लाइए। जब बेबान की दादी के पिता ये बात सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तब बेबान की दादी की माँ बोलती है कि हुआ कुछ नहीं है, हमारी बेटी के ऊपर शायद कोई ऊपरी हवा आ चुकी है और हमें उसका समाधान जल्द से जल्द करना होगा। अगर हमने जल्दी ही इसका इलाज नहीं किया तो बात गंभीर हो सकती है और हमारी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जो बेबान की दादी के पिताजी थे, यानी कि बेबान के पर नाना जी, वो जाते हैं गांव में और गांव में जाने के बाद विद्वान पंडित थे उनको लेकर के अपने घर आ जाते हैं। जब पंडित जी घर पर पहुंचते हैं तो वो देखते ही बता देते हैं कि तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी औरत की ऊपरी हवा आ चुकी है और उन पर किसी औरत का साया आ चुका है जो कि इतनी आसानी से नहीं जाएगा और वो खुद ब खुद नहीं आया है बल्कि उसे तुम्हारी बेटी ही तुम्हारे घर में लेकर आई है और अब वो आत्मा तुम्हारी बेटी के शरीर पर बुरी तरह से हावी हो चुकी है। पंडित जी की ये बातें सुनने के बाद बेबान की दादी के जो माता पिता थे वो पंडित जी से कहते हैं कि आप कैसे भी करके इस समस्या से हमारी बेटी को दूर कीजिए और ये जो भी समस्या है, जो भी ऊपरी बाधा है, इसे हमारी बेटी से अलग कर दीजिए। जब पंडित जी उनकी ये बातें सुनती हैं तो पंडित जी कहते हैं कि मैं इसका निवारण करने की कोशिश करता हूँ। और फिर पंडित जी एक दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर बेबान की जो दादी थी उनको अपने पास बुलाते हैं। लेकिन जैसे ही बेबान की दादी पंडित जी के पास आती हैं तो पंडित जी के पास आते ही वो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देती हैं। वो ऐसे करती हैं कि जैसे उनके ऊपर कोई पजेशन आ चुका हो और वो तेज तेज अपने सिर को घुमाना शुरू कर देती हैं। जब घर वाले ऐसी हरकतें देखते हैं तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद पंडित जी बेबान की दादी माँ के शरीर में जो आत्मा आ रखी थी उस आत्मा से पूछते हैं कि आखिर तू इसका पीछा क्यों कर रही है और तुझे इस लड़की से चाहिए क्या। तब बेबान की जो दादी माँ थी वो बोलती हैं, यानी कि उनके शरीर में जो औरत की आत्मा थी वो औरत की आत्मा बेबान की दादी माँ के शरीर के माध्यम से बोलती है कि मैं खुद ब खुद यहाँ पर नहीं आई हूँ बल्कि ये लड़की मुझे यहाँ पर लेकर आई है। और फिर वो आत्मा बताती है कि दरअसल बावड़ी के अंदर इसको एक अंगूठी मिली थी, वो अंगूठी मेरी थी और इस अंगूठी को उठाकर ये यहाँ पर ले आई और फिर इसने उस अंगूठी को सुनार को दे दिया और सुनार ने उस अंगूठी को 2 हिस्सों में बांट दिया। वो आत्मा बताती है कि दरअसल मेरी आत्मा इस अंगूठी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। और इसके बाद जो वो आत्मा थी, जो कि औरत की आत्मा बेबान की दादी के शरीर में आ रखी थी, वो आत्मा बताती है अपनी बैक एंड स्टोरी। वो बताती है कि दरअसल मेरी शादी हुई थी और पास वाला जो गांव है उसमें मैं ब्याह कर आई थी, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई तो शादी में दहेज कम मिला था, जिसकी वजह से मेरे जो घर वाले थे, मेरी जो सास थी और मेरे जो पति थे, वो मुझसे रोज़ाना दहेज की डिमांड किया करते थे। तो मैं दहेज दे नहीं पाई क्योंकि मेरा जो परिवार था वो काफ़ी गरीब था और मैंने अपने पिताजी से कई बार बोला भी था
कि इन्हें अगर दहेज चाहिए तो अगर आप दे सकते हैं तो इन्हें कुछ पैसे दे दीजिए ताकि ये मेरा पीछा छोड़ दें। लेकिन मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा गरीब थे और उनके पास मेरे ससुराल वालों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। और फिर जब उन्होंने मेरे ससुराल वालों को एक भी रुपया नहीं दिया तो मेरे ससुराल वाले मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करने लगे। वो डेली के डेली मेरे साथ मारपीट करते थे और मुझे घर से निकालने की धमकियां दिया करते थे। रोज़ाना की इन धमकियों से परेशान होकर एक दिन मैंने अपने ऊपर आग लगा ली और मैंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। लेकिन जिस समय पर मैंने अपने आप को ख़त्म किया था उस समय पर मेरे पास जो भी कीमती चीज़ें थीं जिन्हें मैं अपने मायके से लेकर आई थी, उन चीज़ों को मैंने अपने शरीर पर पहन लिया था और मैंने उनके साथ ही अपने आप को ख़त्म किया था। उस टाइम पर मेरी उंगली में एक अंगूठी थी जिसे मैं अपने मायके से लेकर आई थी और वो अंगूठी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। लेकिन जब मेरे पति और मेरी सास को पता चला कि मैंने अपने आप को जलाकर ख़त्म कर लिया है तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं समाज ऐसा ना सोचे कि हमने इस औरत को जलाकर ख़त्म किया है। तो उन्होंने जल्दी से मुझे उठाया और मेरे शरीर पर एक बड़ा सा पत्थर बांधा और रात के समय में मुझे इस बावड़ी के पास लेकर आ गए और उन्होंने मेरे शरीर में एक बड़ा सा पत्थर बांधकर मुझे इस बावड़ी के अंदर फेंक दिया। लेकिन उस समय पर मेरे हाथ में एक अंगूठी थी जो कि पानी में आते ही मेरी उंगली से निकल गई और उस बावड़ी के एक सीढ़ी पर आकर रुक गई। और दोपहर के समय में जब ये लड़की उस बावड़ी पर पहुंची तो इसके पैर में मेरी वही अंगूठी चुभी और जैसे ही ये अंगूठी इसके हाथ लगी तो ये उस सोने की अंगूठी को उठाकर यहाँ पर ले आई और इसने उसे सुनार को सौंप दिया और उसके 2 हिस्से करवा दिए। इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और मुझे इस लड़के के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। इसके बाद उस औरत ने यानी कि उस आत्मा ने पंडित जी को बताया कि मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ने वाली, मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगी। और इसके बाद वो आत्मा बेबान की दादी को मारने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जो पंडित जी थे वो पंडित जी काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे। उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति से उस आत्मा को बेबान की दादी के ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने दिया और उसे उनके शरीर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने पिंडदान करवाया और फिर उस आत्मा की भी मुक्ति करवा दी। और इस तरह से जो बेबान की दादी माँ थी उन्हें उस आत्मा से छुटकारा मिल गया। लेकिन इसके बाद आज भी वो आत्मा कभी कभी सपनों में बेबान की दादी को दिखाई देती है और वो बेबान की दादी से बोलती है कि मुझे अपनी पसंदीदा चीज़ वापस चाहिए। दोस्तों, ये था बेबान की दादी के साथ घटा हुआ एक रियल इंसिडेंट जिसे बेबान की दादी ने बेबान को सुनाया और बेबान ने ये घटना मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर की है, जिसे मैंने आपके सामने व्हाट्सएप पर नरेट किया है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप उसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझे ज़रूर शेयर करें। अगर आप रिकॉर्ड करके अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करेंगे तो उसे सुनने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है और मैं उसे काफ़ी अच्छे से नरेट कर पाऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी की ओर, क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी लंबा होने वाला है। क्योंकि आधे घंटे की वीडियोज़ में मज़ा नहीं आता तो मुझे लगता है कि तकरीबन 1 घंटे की वीडियो होनी चाहिए, इसलिए मैं 2 से 3 इंसिडेंट्स एक ही स्टोरी में कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और चलिए बढ़ते हैं आज के एक और रियल सुपरनैचुरल इंसिडेंट की ओर। दोस्तों, आज का ये दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ यूपी से सुभाष ने शेयर किया है। सुभाष यूपी के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। तो मैं आपको इनके साथ घटा हुआ ये इंसिडेंट बताता हूँ, लेकिन ये इंसिडेंट कुछ अजीबोगरीब है जिस पर पता नहीं आप यकीन करोगे भी या नहीं, क्योंकि इस इंसिडेंट के माध्यम से सुभाष ने बताया है कि इन्होंने साक्षात जिन्नों को देखा है, वो भी अपनी आँखों से। तो चलिए आखिर इनके साथ क्या हुआ था मैं आपको इस इंसिडेंट के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल होता ये है
कि सुभाष यूपी के कानपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और ये इंसिडेंट साल 2004 का है। उस समय पर सुभाष की नई नई शादी हुई थी और इनकी जो पत्नी थी वो लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो सुभाष अपनी पत्नी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा करते थे और इनके परिवार में इनके माता पिता और इनके 2 छोटे भाई थे। उन छोटे भाइयों की शादी नहीं हुई थी। सुभाष घर में सबसे बड़े थे और इनकी ही शादी हुई थी। इनकी पत्नी गर्भवती थी और उनके पेट में 4 महीने का बच्चा था। सुभाष उस टाइम पर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे और ये 10th तक के बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो यहाँ तक सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, होता ये है कि रात के टाइम पर सुभाष अपने घर के आंगन में सोए हुए थे। मैं आपको इनके घर का नक्शा बता देता हूँ। दरअसल घर में 2 कमरे थे और उन कमरों के चारों तरफ एक बड़ा सा आंगन था और ये जो आंगन था ये पूरा आंगन एक बाउंड्री से कवर था और घर के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार थी। मतलब इन्होंने अपने घर की चारों तरफ से बड़ी बड़ी बाउंड्रीज की हुई थी और इनके घर का जो मुख्य दरवाज़ा था यानी कि जो मेन गेट था वो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि इनके घर में ट्रैक्टर ट्रॉली हुआ करते थे और ये खेतीबाड़ी का काम भी किया करते थे। तो इनके पास जो ट्रैक्टर ट्रॉली थे उन्हें भी ये अपने घर के आंगन में ही खड़ा करते थे। अब होता ये है कि एक दिन ये अपने घर के आंगन में रात के टाइम पर सोए हुए थे। सुभाष जी बताते हैं कि मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि उस टाइम पर रात के तकरीबन 2 बजे हुए थे और फिर अचानक एक आवाज़ से मेरी आंखें खुल गईं। वो आवाज़ ऐसी थी कि मानो किसी ने कोई ईंट या कोई पत्थर घर के अंदर देकर मारा हो। सुभाष ये आवाज़ सुनकर उठते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ अभी घर के अंदर आकर गिरी है। और जब ये पूरे आंगन में इधर उधर घूमते हैं तो इन्हें दिखाई देता है कि एक बड़ा सा पत्थर था जो कि इनके घर के आंगन में गिरा हुआ था। जब ये उस पत्थर को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर इनके घर के आंगन में था ही नहीं। और इन्हें उस पत्थर को देखकर ये पता लग जाता है कि अभी अभी इन्हें जो किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी वो किसी और की नहीं बल्कि इस पत्थर के गिरने की आवाज़ ही थी। लेकिन जब इन्हें ये पता चलता है कि इतना बड़ा पत्थर किसी ने बाहर से इनके घर के आंगन में फेंका है तो ये काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आकर घर से बाहर निकल कर देखते हैं कि आखिर किसने इतना बड़ा पत्थर उठाकर घर के आंगन में देकर मारा है। जब ये घर के आसपास देखते हैं तो इन्हें दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आता और फिर इससे इन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई चोर या कोई लुटेरा होगा जो कि पत्थर बाहर से फेंक कर ये चेक कर रहा होगा कि घर के अंदर कोई सो रहा है या फिर जाग रहा है और ये पत्थर मारकर यहाँ से भाग गया होगा। तो इन्हें ये बात थोड़ी नॉर्मल लगी और इसके बाद इन्होंने अपने माता पिता को उठाया, अपने दोनों छोटे भाइयों को उठाया और उन्हें बता दिया कि आसपास कोई चोर लुटेरा है जो कि हमारे घर में चोरी करने की फिराक में है और उसने अभी अभी ये पत्थर हमारे घर में फेंका है। जब घर वालों ने बड़े भाई की ये बात सुनी यानी कि सुभाष की बात सुनी तो वो सब सतर्क हो गए और फिर इसके बाद इनके जो पिताजी थे वो पूरी रात जागते रहे। सुभाष सो गए, इनके दोनों छोटे भाई सो गए, लेकिन इनके पिताजी पूरी रात जागते रहे और देखते रहे कि घर के आसपास कहीं कोई आता है या नहीं। लेकिन पूरी रात कोई भी नहीं आया और किसी ने और किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं की। इसके बाद अगला दिन होता है। ये आसपास के लोगों को बताते हैं कि आज रात किसी ने हमारे घर के अंदर एक बड़ा सा पत्थर फेंका है और शायद कोई चोर लुटेरा था जो कि ये चेक कर रहा था कि घर के अंदर के लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं और इसके बाद वो पत्थर फेंक कर यहाँ से निकल गया। आसपास के लोग सुभाष की ये बात सुनते हैं और सुभाष को बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर आज कोई आएगा तो हम उसे धर दबोचेंगे, हम निगरानी पर रहेंगे। इसके बाद अगली रात होती है और सुभाष रोजाना की तरह ही अपने घर के आंगन में सोए हुए थे और फिर रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास फिर से कोई भारी भरकम पत्थर घर के अंदर आकर गिरता है और उसकी आवाज़ काफ़ी तेजी से आती है। जब ये आवाज़ सुभाष सुनते हैं तो सुभाष एकदम से उठकर बैठ जाते हैं और सीधा बाहर की तरफ जाकर देखने लगते हैं कि आखिर किसने अभी अभी ये पत्थर देकर मारा है।
लेकिन घर के बाहर जाकर देखने के बाद उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। और ये देखकर सुभाष हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो घर था उसके बाहर काफ़ी बड़ी सड़क थी और ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि कोई इंसान पल भर में वहां से पत्थर मारे और गायब हो जाए। लेकिन सुभाष ये देखकर हैरान थे कि आखिर कोई इतनी जल्दी यहाँ से गायब कैसे हो सकता है। वो आखिर भागकर गया होगा तो किस तरफ भागकर गया होगा। सुभाष इस रात शांत नहीं रहते हैं और जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर घरवाले और आसपास के लोग उनके पास आ जाते हैं और फिर सुभाष बताते हैं कि आज भी कल की तरह किसी ने पत्थर देकर मारा है। और जब आसपास के लोग आंगन में आकर देखते हैं तो वाकई में वहां पर एक काफ़ी बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था और आसपास के लोग उस पत्थर को देखकर हैरान थे, क्योंकि वो पत्थर सुभाष की चारपाई के थोड़ा बगल में ही गिरा हुआ था। अगर वो पत्थर थोड़ा और बाईं तरफ हो जाता तो वो सीधा सुभाष की चारपाई में आकर ही लगता और हो सकता था कि वो सीधा सुभाष के ऊपर ही गिरता और उससे कुछ भी हो सकता था। तो लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और इसके बाद भी सुभाष उसके घरवाले पूरी रात जागकर ही बिता देते हैं। और जो पड़ोस वाले थे उनमें से कुछ लोग भी सुभाष के घर पर रुकते हैं और उन्होंने भी पूरी रात उनके साथ बैठे बैठे ही निकाल दी थी। लेकिन इसके बाद होता कुछ नहीं है। अगली रात होती है और अगली रात भी वैसा ही होता है। जैसे ही रात के 2 बजे के आसपास का समय होता है तभी अचानक से सुभाष, जो कि आंगन में सोया हुआ था, उसे एक जोरदार आवाज़ आती है और ये आवाज़ थी किसी पत्थर के गिरने की। सुभाष इस आवाज़ को सुनकर एकदम से उठ बैठता है। रोजाना की तरह इस बार भी बाहर जाकर देखता है कि आखिर पत्थर को फेंका किसने है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो आसपास के लोगों को बुलाता है, लेकिन जैसा कि पिछली रात हुआ था तो आसपास के लोगों को पता था कि कोई भी नज़र नहीं आता है और बस पत्थर ही दिखाई देता है। तो आसपास के लोग भी उसके पास रुके नहीं और अपने घरों में जाकर सो चुके थे। तो ये रात भी ऐसे ही गुजर जाती है। लेकिन इसके बाद जो चौथी रात थी, उस दिन सुभाष ये प्लान बनाता है कि रात के 2 बजे के आसपास पत्थर आकर आंगन में गिरता है, तो इस बार मैं सोऊंगा नहीं और आज रात घर की छत पर जाकर बैठ जाऊंगा और रात के 2 बजे के आसपास देखूंगा कि कौन हमारे घर के पास आता है और ये पत्थर देकर मारता है। सुभाष ऐसा ही करता है और पूरी रात घर की छत पर बैठे बैठे ही गुजार देता है। जब रात के तकरीबन 2 बजते हैं तो वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है और सड़क की तरफ देखने लगता है कि आखिर कौन आता है जो कि आकर पत्थर हमारे घर में फेंकेगा। लेकिन जब वो सड़क की तरफ देख ही रहा था तभी उसे अचानक से घर के आंगन में एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि एक बड़ा सा पत्थर उसके घर के आंगन में आकर गिरा था। ये देखकर सुभाष एकदम से डर जाता है, क्योंकि जिस टाइम पर वो पत्थर घर के आंगन में आकर गिरा था उस टाइम पर सुभाष सड़क की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसे सड़क पर या फिर सड़क के आसपास कोई भी इंसान नजर नहीं आया। सीधा पत्थर उसके घर के आंगन में आकर गिरा था और ये देखकर सुभाष के शरीर में कपकपी छूट चुकी थी। सुभाष काफ़ी ज़्यादा डर चुका था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ना तो आदमी दिखा और ना ही कोई ऐसी चीज़ दिखी जो कि पत्थर को फेंककर हमारे आंगन में डाल गई हो, लेकिन सीधा ये पत्थर हमारे आंगन में आकर गिरा है। और सुभाष ने आंगन में गिरता हुआ वो पत्थर भी देखा था। सुभाष को वो पत्थर सीधा घर के आंगन में गिरता हुआ नजर आया था, लेकिन सुभाष को ये पता नहीं चला कि आखिर वो पत्थर किस दिशा से आया था और किसने फेंका था। खैर, सुभाष उस रात काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। डर कर सुभाष अपने घर वालों को उठाता है। आसपास में वो शोर मचाने लगता है। आसपास के लोग भी सुभाष के पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। हालांकि उनको ये तो पता था कि पत्थर आकर इसके आंगन में गिरा होगा, लेकिन आसपास के लोगों को ये नहीं पता था कि सुभाष ये मंजर देख चुका है कि उस पत्थर को कोई भी इंसान नहीं फेंकता है। और इसके बाद सुभाष ने आसपास के लोगों को और अपने घर वालों को पूरी बात बताई कि मैंने पत्थर आता हुआ और आंगन में गिरता हुआ तो देखा था, लेकिन सड़क के आसपास कोई भी मौजूद नहीं था जिसने ये पत्थर फेंका हो।
और सुभाष की ये बात सुनते ही हर कोई काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर अगर किसी इंसान ने ये पत्थर नहीं फेंका तो ये पत्थर हमारे आंगन में आया कहाँ से, और रोज़ाना के रोज़ाना इन पत्थरों को फेंक कौन रहा है। इसके बाद अगली रात होती है। अगली रात सुभाष, उसके दोनों छोटे भाई, उसके पिताजी और आसपास के लोगों में से भी 3-4 लोग थे जो कि घर की छतों के ऊपर अलग अलग जगह पर जाकर बैठ गए, और सभी के हाथों में लाठी डंडे थे और इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि जैसे ही कोई पत्थर फेंकेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद सुभाष और वो लोग इंतजार करने लगे रात के 2 बजने का, क्योंकि सुभाष को पूरी तरह से विश्वास था कि रात के 2 बजे ही आज भी कोई ना कोई पत्थर फेंकने जरूर आएगा। लेकिन रात के 2 बजते हैं और ठीक रात के 2 बजते ही अचानक से घर के आंगन में एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है, और ये देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि उस टाइम पर घर की छतों पर काफ़ी सारे लोग थे जो कि घर के चारों तरफ देख रहे थे, और उनमें से किसी को भी कोई भी इंसान आसपास नजर नहीं आया था। लेकिन वो पत्थर जमीन पर आकर गिरता हुआ सभी ने देखा था, और जब वो नज़ारा सबने देखा तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो चुका था कि इन पत्थरों को कोई इंसान नहीं फेंक रहा, बल्कि मामला कुछ और ही है। इसके बाद सभी लोग डरकर घर की छतों से नीचे उतर जाते हैं और आंगन में आकर एक साथ बैठ जाते हैं, और फिर आपस में बातें करने लगती हैं कि जरूर कोई ऊपरी हवा है जो कि इन पत्थरों को फेंक रही है, क्योंकि हमने किसी भी इंसान को नहीं देखा, और वो पत्थर भी बिल्कुल वैसी ही साइज का था जैसा पिछले 3-4 दिनों से पत्थर आ रहा था। इसके बाद आसपास के लोग भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, और वो सुभाष और उनके घर वालों को समझाते हैं कि तुम्हारे घर में ये सब जो भी चल रहा है वो कोई ऊपरी बाधा है, और तुम्हें किसी तांत्रिक, पंडित या किसी मौलवी को इस चीज़ को दिखाना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें इस समस्या से छुटकारा मिल जाए, या फिर पता चल जाए कि इन पत्थरों को तुम्हारे घर में फेंक कर कौन जाता है। और इसके बाद सुभाष ने किया भी बिल्कुल वैसा ही। वो अगली ही सुबह एक पंडित जी के पास जाते हैं और सुभाष पंडित जी को पूरी बातें बता देते हैं। पहले तो पंडित जी सुभाष की इन बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन इसके बाद सुभाष आसपास के लोगों को भी पंडित जी के पास लेकर जाते हैं, और जब आसपास के लोग अपनी आंखों देखा हाल उन पंडित जी को बताते हैं तो पंडित जी को भी यकीन हो जाता है। इसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर आकर मुझे पूजा पाठ करनी होगी, और उससे ही पता लग सकता है कि तुम्हारे घर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इसके बाद पंडित जी अगली ही सुबह घर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। पंडित जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे घर में या फिर तुम्हारे घर के आसपास कोई भी ऊपरी बाधा या फिर प्रेत जैसी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। और इसके बाद पंडित जी पूजा पाठ करने के बाद वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगली रात भी बिल्कुल वैसा ही होता है। एक बड़ा सा पत्थर आकर घर के आंगन में गिरता है, लेकिन इस बार सुभाष और उनके घर वालों ने घर के कमरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। आसपास के लोग भी काफी ज्यादा डरे हुए थे कि आखिर सुभाष के घर में जो भी चल रहा है वो कुछ ना कुछ अलग है, और हो सकता है कि कोई प्रेत आत्मा उस घर पर हावी हो चुकी है। इसीलिए पूरे आसपास के लोग डरे हुए थे, उनका पूरा मोहल्ला डरा हुआ था, और सुभाष के घर वालों ने तो अपने आंगन में सोना ही बंद कर दिया था। सुभाष बताते हैं कि उस समय हम सब काफ़ी ज़्यादा डर की दहशत में थे। सुभाष हर रोज़ कहीं ना कहीं जाते और किसी तांत्रिक, पंडित या किसी मौलवी को अपने घर के बारे में बताते। वो कई बार कई पंडितों को, कई तांत्रिकों को, कई मौलवियों को अपने घर में लेकर आए थे। उन्होंने अपना घर कई लोगों को दिखाया, लेकिन किसी ने भी घर में कुछ भी नहीं बताया, या फिर हो सकता था कि कोई चीज़ जो कि उनके घर में थी वो इतनी ताकतवर थी कि कोई भी उसे महसूस ही नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, सुभाष बताते हैं कि हमारे घर में ये सब चलते चलते तकरीबन 3 से 4 महीने बीत चुके थे, और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। हर रात वो पत्थर हमारे घर के अंदर आकर गिरते,
और हमारी अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि हम रात को जाकर देख सकें कि पत्थर किसने फेंका है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हो चुका था कि कोई इंसान नहीं है जो कि हमारे घर के अंदर ये पत्थर फेंकता है, बल्कि कोई शैतानी आत्मा है जो कि हमारे घर पर निगरानी रखे हुए है और हमारे घर पर शायद उसने अपना डेरा जमा लिया है। सुभाष बताते हैं कि यहाँ तक सब कुछ काफ़ी डरावना चल ही रहा था। मेरी पत्नी 8 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने हमें झंझोड़ कर रख दिया। दरअसल होता ये है कि जब इनकी पत्नी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तो एक रात अचानक से इनकी पत्नी के पेट में दर्द चलना शुरू हो जाता है। उस समय रात के तकरीबन 9 बजे हुए थे और साल 2004 के आसपास की बात है। तो उस टाइम पर हॉस्पिटल की इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो सुभाष भागकर जाते हैं और अपने गांव के अंदर एक दाई माँ थी, उनको बुलाकर ले आते हैं। और जब ये दाई माँ को बुलाकर लाते हैं तो दाई माँ देखती हैं और इनको बताती हैं कि मुझे आपकी पत्नी की डिलीवरी करनी होगी और इनके पेट में जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी पर खतरा भी हो सकता है। जब ये बात सुभाष सुनते हैं और इनके परिवार वाले सुनते हैं तो ये सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास इनकी पत्नी के पेट से बच्चे का जन्म होता है। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो घर में एक जोर की आवाज़ आती है। ये आवाज़ पत्थर के गिरने की थी। जैसे ही वो पत्थर इनके घर के आंगन में आकर गिरता है तो अचानक से इनका जो बच्चा था, जो अभी 1-2 मिनट पहले बस पैदा ही हुआ था, उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही ये बात दाई माँ इनको बताती हैं तो सुभाष ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं और वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं। इनकी पत्नी भी बिलक बिलक कर रोने लगती है और बाकी के जो घर वाले थे उनकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि इनके घर में एक नन्ही मुन्नी जान आई थी और आने से पहले ही वो ख़त्म हो चुकी थी। खैर जैसे तैसे करके ये बातें बीत जाती हैं और इस घटना को घटे हुए तकरीबन 2 महीने बीत चुके थे। इसके बाद एक दिन की बात है, सुभाष अपने घर पर ही बैठे हुए थे। ये इनके पूरे परिवार वाले ये काफ़ी दिनों से परेशान तो चल ही रहे थे और जब ये अपने घर में बैठे हुए थे तो इनके घर पर एक मांगने वाला आदमी आता है। जैसे ये साधु सन्यासी आते हैं जो कि हमसे भिक्षा मांगने के लिए हमारे घर पर ही आ जाते हैं, उनमें से ही एक साधु सन्यासी था जो कि भिक्षा मांगने के लिए इनके घर के द्वार पर आता है और इनसे बोलता है कि बच्चा अगर कुछ खाने पीने के लिए है तो ले आ। जब ये उस सन्यासी की बात सुनते हैं तो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं और उनसे खाना लाने के लिए कहते हैं। और जब ये अपनी पत्नी से खाना लाने के लिए बोल रहे थे तो वो सन्यासी बोलता है कि बेटा 2 रोटी मंगवाना। और इनकी पत्नी ऐसा ही करती है, 2 रोटी लेकर आती है और उस सन्यासी के हाथ में थमा देती है। जब वो सन्यासी वहीं बैठकर वो रोटी खाने लगता है तो अचानक से सुभाष की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और जब वो सन्यासी सुभाष को रोते हुए देखता है तो वो अपने आप ही सुभाष से कहता है कि रो मत, तेरे घर के अंदर जो समस्या है उसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद वो सन्यासी एक रोटी को खाता है और उसके हाथ में जो दूसरी रोटी थी उस रोटी को अपने हाथ में लेता है, उसे फोल्ड करता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ने के बाद वो उस रोटी को सुभाष के हाथों में थमा देते हैं और सुभाष से बोलते हैं कि इस रोटी की तरफ देख। और जब सुभाष उस रोटी की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उनके घर के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि दिखने में आदमी की तरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। वो काफ़ी हट्टा कट्टा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था। और वो हट्टा कट्टा तगड़ा सा आदमी जो कि रोटी में सुभाष को दिखाई दे रहा था, वो उस पत्थर को लेकर इनके घर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा था। और उस तगड़े से आदमी के कंधे पर एक और आदमी बैठा हुआ था जो कि दिखने में काफ़ी बूढ़ा दिखाई दे रहा था। और उस आदमी ने एक छोटे से बच्चे को अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो उसे खाने की कोशिश कर रहा था। जब सुभाष उस रोटी में ये सब कुछ देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और इसके बाद वो उस भिक्षुक की तरफ देखने लगते हैं। तब वो सन्यासी सुभाष से कहता है कि चिंता मत कर,
इनको पकड़कर मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और आज के बाद से तुम्हारे घर में कोई भी पत्थर नहीं आएंगे और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई दूसरी समस्या आएगी। दोस्तों सुभाष बताते हैं कि इसके बाद उन सन्यासी ने मेरे हाथ से वो रोटी ली, उसे लेकर वो खड़े हुए और घर से बाहर की तरफ जाने लगे। इसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उस रोटी को लेकर घर से काफ़ी दूर चले गए। और जिस दिन वो उस रोटी को लेकर हमारे घर से दूर गए थे, उस दिन के बाद से रात में कभी भी हमारे घर में कोई भी पत्थर आकर नहीं गिरा और सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो गया और हमारे घर में भी कोई समस्या नहीं आई। इसके बाद मैंने एक पंडित जी से जाकर पूछा कि आखिर ऐसा उन सन्यासी ने मुझे दिखाया था। तब पंडित जी ने मुझे बताया कि जिन लोगों को उन्होंने रोटी पर दिखाया था वो कोई और नहीं बल्कि जिन्नात थे, जो कि तुम्हारे घर के बाहर ही रहते थे और हर रात तुम्हारे घर में पत्थर मारा करते थे। और उसके ऊपर जो दूसरा आदमी था, जो कि एक बड़े से आदमी के कंधे पर बैठा हुआ था, वो भी एक जिन्नात ही था और उसी ने तुम्हारे उस बच्चे को मार कर खाया था। लेकिन वो सन्यासी काफ़ी विद्वान थे और वो तुम्हारे घर की बला को अपने साथ ले गए। अब तुम्हारा घर बिल्कुल ठीक है और अब तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद सुभाष जी बताते हैं कि उस दिन के बाद से हमारा घर वाकई में बिल्कुल ठीक है और हमारे साथ कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। हमने वो जो बुरे दिन देखे थे वो बुरे दिन अब जा चुके हैं और हमारी ज़िंदगी में अच्छे दिन आ चुके हैं। सुभाष जी के इस टाइम पर 3 बेटे हैं और 1 बेटी है और सुभाष जी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इस टाइम पर वो काफ़ी मौज में हैं। लेकिन सुभाष जी हमारी कहानियाँ सुनते हैं, इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद और उन्होंने अपनी ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सुभाष जी की बताई हुई इस कहानी में बस इतना ही और मिलता हूँ आपसे किसी एक और अगली कहानी में। आज के लिए बस ये 2 इंसिडेंट थे जो कि मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो अगर आपको ये इंसिडेंट पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर ऐसे ही हॉरर इंसिडेंट्स मिलते रहेंगे। एंड अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम केपी चौधरी है और मैं राजस्थान से हूं और आपको हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी कहानी को भी इस चैनल पर जल्दी ही शामिल किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।